बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये महीना हम सब के लिए बरकतों का महीना बने और रहमतों का महीना, और पाकिस्तान के लिए भी ये बरकतों और रहमतों का महीना साबित हो। इसी दुआ के साथ एक और दुआ भी है कि अल्लाह करे महंगाई कम हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ़ मिले। और अगर आप देखें आज भी अगर आप बाज़ार जाएं, मार्केट जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर मुनाफाखोरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, और ये सब रमज़ान के आगाज़ से पहले ही शुरू हो जाता है। काश हुकूमत इसको सबसे बड़ा चैलेंज बनाए, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या सूबों की हुकूमतें हों, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है और ये जो मुनाफाखोरी है इससे आवाम की निजात दिलाना है। ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और हम रोज़ इंशाअल्लाह इसके ऊपर ज़रूर बात रखेंगे, बात करेंगे और चेक भी रखेंगे। दूसरी जानिब इंतकाल इक़्तिदार का मरहला भी मुकम्मल हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी काबीना ने हलफ ले लिया। कुछ पुराने चेहरे भी इसमें आपको नज़र आए जो कि निगरानों के निगरान रहे या निगरान हुकूमत के चेहरे रहे, और वो कंटिन्यूटी में भी आपको नज़र आएंगे। इसमें इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लिए अहद चीमा साहब का नाम, जो कि पहले निगरान हुकूमत में थे, उनका नाम भी आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब का, जो कि वज़ीर आला पंजाब थे, उनको वज़ीर दाखिला बनाने का इम्कान है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन इत्तला यही है कि वही बनेंगे वज़ीर दाखिला। इसी तरह से डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो भी कंटिन्यू करेंगी इस कैबिनेट के हवाले से भी। और ये भी बहुत अहम है कि जो जिस तरह से ये काबीना बनी है, जिस तरह का ये माहौल है, जो मामलात हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए ये होगा कि किस तरह से मिसाक मफाहमत करनी है, मिसाक मईशत करनी है। और आपने देखा ज़रदारी साहब ने कल हलफ लिया और उस हलफ के बाद से यही बात हो रही है, रेजोनेट कर रही है कि क्या वो मिसाक मफाहमत करा पाएंगे, क्या वो प्रेसिडेंसी को एक बतौर एक सियासी इदारे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, एक वफाक के इदारे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनके लिए बतौर सदर, क्योंकि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले सदर मुमलिकत हैं जो 2 बार मुंतखब हुए सिविलियन सदर। इससे पहले एक लंबी हिस्ट्री है कि किस तरह से सदूर रहे और आमरीतों के दौर में जो फौजी जर्नैल थे वो किस तरह से सदर बनते रहे और फिर उनको कॉन्टीन्यूटी मिलती रही। तो एक बड़ा चैलेंज जो है वो ज़रदारी साहब के लिए भी मौजूद है। आज हमारे प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 माह पहले, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, हुकूमत के लिए क्या होगा, रियासत के लिए क्या होगा। उनके लिए सामने एक एजेंडा था, वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। बहुत ही क्लियर एजेंडे के साथ ज़रदारी साहब ने अब तकरीबन दिसंबर में ये बात की थी और ये कहा था कि एक कमेटी बने जो कि इन सारे मामलात को देखे। क्या वाकई ये हो पाएगा, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और काबीना में मोहसिन नकवी साहब का वज़ारत दाखिला में आना, और इसी तरह से पंजाब के अंदर कल आपने देखा कि एक भरपूर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, मुल्क भर में हुआ, और एक इम्प्रेसिव एहतजाज था। अगर हम देखें, अपने फुटेजेस देखें और अपनी कवरेजेस देखें उसके हिसाब से भी। लेकिन पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हुआ उस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। क्या पंजाब के अंदर एहतजाज का हक़, जो कि पुरअमन एहतजाज का हक़ आईन पाकिस्तान देता है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ लोगों ने शिकायतें की या हुकूमत को ये शिकायत मौसूल हुई कि कहीं ना कहीं जो था वो खलल डालने की कोशिश की गई। आज मरीम नवाज साहिबा से, जो कि वज़ीर आला हैं, उनसे ये सवाल किया गया था और उन्होंने इसके ऊपर क्या जवाब दिया वो ज़रा सुनिए, फिर तबसरा करेंगे। अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया, और वहां से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी, ये उसमें नहीं आता। अब मोहसिन नकवी साहब की इस्लामाबाद में यानी वफाक के अंदर उनकी बतौर वज़ीर दाखिला तैनाती, या अगर वो मुकर्रर होते हैं वज़ीर दाखिला, तो यही तसव्वुर किया जा रहा है कि बहुत सख्त मामलात देखने को मिलेंगे, ख़ास करके 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी और उसके बाद भी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये तबसरा हो रहा है। क्या वाकई ऐसा होगा कि एक तरफ मरीम नवाज साहिबा की ये गुफ्तगू और दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब की बतौर वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला तैनाती, क्या वाकई
वाकई सख्तियाँ बढ़ेंगी तहरीक इंसाफ के लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत अहम मामला उठाया, वो आज भी जब गिरफ्तार कल उनको किया गया था और सलमान अकरम राजा साहब को भी, तो उन्होंने बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमें मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है उसकी तरफ से भी ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। क्या मौलाना एक और तहरीक को लीड करेंगे और क्या कह रहे हैं खोसा साहब, ज़रा वो भी सुन लीजिए। 4 हलकों को खोलने की बात एक मरतबा फिर मंजर आम पर है और कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ का हलका भी खोला जाएगा और इस मामले के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मिसाक मुफाहमत या मईशत सामने आ पाएगा, इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब ज़ैन कुरैशी साहब हैं, रुकन असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, 9 साल के बाद ये पार्लियामेंट में वापस आए हैं, बहुत शुक्रिया गबोल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं इस वक्त पंजाब की, बड़ी कठिन ज़िम्मेदारी इनके कंधों पे है, हमें ज्वाइन करी है लाहौर से, बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं ज़ैन कुरैशी साहब आपसे ही शुरू करूँ, क्या आप कहेंगे पहले तो हम इस पे बात कर लें कि जो कल हुआ है एहतजाज के हवाले से और प्रोटेस्ट वगैरह, आपके बहुत से लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और ईद के बाद आपकी कोई तहरीक भी टेक ऑफ कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, हमने तो डे 1 से ये कहा था कि हमारे मैंडेट पे डाका डला है, चोरी की गई है, बल्कि अब एक नहीं अब 2 दफ़ा डाका डल गया। पहले जनरल सीट्स पे डल गया, अब 23 हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे भी डल गया। तो हम अपने खोए हुए मैंडेट के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन पहले दिन से ये बात की गई थी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के फ्लोर्स पे भी करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और वक्त आने पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो आला अदलिया है उनसे भी रुजू करेंगे। अब एक तरफ से मुझे ताजुब हुआ, आपने अपने इंट्रो में अभी मरियम बीबी की ही गुफ्तगू सुनाई है, वो खुद अपने ही मुंह से तस्लीम कर रही है कि इनका डेमोक्रेटिक राइट है। फिर वो कह रही है कि जी अगर आप अपने डेमोक्रेटिक राइट की आड़ में आके, डेमोक्रेटिक राइट की आड़ क्या होती है, डेमोक्रेटिक राइट या होता है या नहीं होता। जो लाहौर में कल हुआ है या जो पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में हुआ है, बिलखसूस लाहौर में क्योंकि वो हाईलाइट ज़्यादा हुआ है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। क्या हम आइन से या कानून से तजावुज़ कर रहे थे? हरगिज़ नहीं। हमें आइन ने, कानून ने इजाज़त दिया, राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपना कर रहे थे, कानून के दायरे के अंदर रह के कर रहे थे। मरियम बीबी ने एक बयान दिया था कि आई विल बी रूथलेस, उन्होंने वो अपना रूथलेसनेस दिखा दी है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि अब उनकी ना तजर्बाकारी कह लें या मतलब है अभी नई आई हैं शायद इस पोजीशन पे, तो शायद इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड है। बट उन्होंने जो कल लाहौर में किया है उसकी मैं उम्मीद करता हूं कि अज़मा बीबी भी जो है मजम्मत करेंगी। लेकिन आपको लगता है कोई खलल नहीं हुआ, किसी ने रोड्स ब्लॉक नहीं बिल्कुल की, भी किसी नहीं। ने कोई, वही देखें, ये वो कह भी रही है ना कि वही प्रोटेस्ट है जो हर कोई करता है। हाँ। ये वही प्रोटेस्ट है। आपने देखा यही इस्लामाबाद शहर में जमात इस्लामी ने भी परसों प्रोटेस्ट की ना, और पीटीआई का भी था और काफी बड़ा था, पीटीआई का भी था, जमात इस्लामी का भी था, तो उनके लिए और रोल है हमारे। दूसरी बात जिसमें मैं करना चाह रहा हूं जो ज्यादा अहम है, आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब एक बहुत सीनियर कानूनदान है, लतीफ़ खोसा साहब सिटिंग मेंबर कौमी असम्बली है, हाफिज फरहद साहब सिटिंग मेंबर सूबाई असम्बली है, उनको 2 दिन के फिजिकल रिमांड पे जो है आज उन्होंने गिरफ्तार कर ली है। तो आज सुबह तो जमानत हुई है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों? आई मीन तो ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, इसके ऊपर के बजाय इसके पहले मैं उज़मा के पास जाऊं, ये बात जो आप कह रहे हैं ना इस वक्त, ये आपके दौर में भी कहा जाता है कि उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी इसी तरह से प्रोटेस्ट। चलें जी, हम मान लेते हैं कि हम ना तजर्बाकार थे, हमें कानून का नहीं पता था। ये तो तजर्बाकार भी हमारे से ज़्यादा है, कानून भी हमारे से बेहतर जानते हैं। चौथी दफ़ा अब हुकूमतें कर रहे हैं, पंजाब में हुकूमत संभाल रहे हैं। मुझे बताएं कौन, ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो कौन सा कानून इजाज़त देता है सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप उठाकर गिरफ्तार कर? अज़मा, वैसे ये सवाल तो है और जाहिर है कि ये एक प्रोटेस्ट था, कोई हमें तो नज़र नहीं आई, एक दो इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन शायद माजी की वजह से आप उसको बुनियाद बना रहे हैं, 9 मई की वजह से बुनियाद। क्या ये उनका आईनी हक नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें, वो एहतजाज करें? क्यों रोका जाता है उनको?
بہت شکریہ آسما، بالکل ان کا بنیادی حق ہے، اور لیکن یہ جو آئین پاکستان ہے اس میں صرف تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے ہوئے، وہ باقی شہریوں کے بھی ہیں۔ اگر لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ بلاک کر کے سڑکیں، اس کے جو چاروں طرف وہ کتنی پاپولیٹڈ جگہ ہے، وہاں پر کتنی جو ہے وہ باقی جو لاکھوں لوگ وہاں سے سفر بھی کرتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بنیادی حقوق نہیں ہے۔ سو یہ یا تو پھر یہ ہے کہ یہ کوئی بغیر بتائے، بغیر انفارم کیے، بغیر اجازت لیے اس طرح سے آپ کا جب دل چاہے گا ہم سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور اس کی تو ظاہر ہے پھر آپ کو دیکھیں اجازت جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، یا تو پھر آپ ایک کسی جگہ پر، کسی جو کوئی ناصر باغ میں، کسی منار پاکستان پہ، کسی جگہ پر آپ جگہ جو ہے وہ الوکیٹ کرا کے 100 دفعہ اپنا احتجاج کا حق استعمال کریں، آپ کو کون روکے گا؟ لیکن یہ ہے کہ مجھے شوق آ گیا ہے، میں نے سڑکیں بند کر دینی ہے، اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہم نے دادا گیری بھی کرنی ہے، ہم نے نعرے بھی ایسے ایسے لگانے ہیں کہ وہ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ 9 مئی کے جو ایک اداروں کے اندر بغاوت کرانے کے مجرم ہوں، ان کو نامینیشن پیپرز جو ہے ایکسیپٹ بھی کر لیے جائیں، پھر وہ الیکٹ بھی ہو جائیں، پھر وہ ہاؤسز میں بھی چلے جائیں۔ یہ بھی کسی ملک میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں یا تو 9 مئی نہیں مجھے تو اچھے طریقے سے یاد ہے، آپ تو سڑکوں پہ تھی، میرا خیال ہے جو لوگ سڑکوں پہ ہمیشہ رہے ہیں ان میں آپ صفحے اول میں ہیں، اور آپ نے مارے بھی کھائی، آپ کو گھسیٹا بھی گیا۔ کیا آپ اس وقت حکومت میں آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کائنڈ ہو؟ یہ جو مریم صاحبہ نے کہا ہے، کیا یہ درست بات ہے کہ یہ ڈیموکریٹک تو رائٹ ان کا ہے نا، جبھی تو وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں؟ میں نے میرا خیال ہے دوبارہ گزارش کر دیتی ہوں کہ جو ان کا اگر اپنے ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے استعمال کریں، سڑکیں بلاک نہ کریں، اجازت لے کر کسی ایک جگہ کے اوپر اپنا احتجاج کریں۔ میں نے تو کہا ہے 100 بسم اللہ وہ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب مجھے ان کو تو رہنا ہی سڑکوں پہ ہے، اب کیا کریں؟ پنجاب بند کر دیں، ملک بند کر دیں، کیونکہ ان کو سڑکوں پہ رہنا ہے، کیونکہ ان کو شوق ہے سڑکوں پہ رہنے کا۔ تو پھر مطلب یہ بھی تو ایک بات ہے نا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ جو لوگ لبرٹی کے ارد گرد کاروبار کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جن بچوں نے اسکول سے آنا جانا ہوتا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ جو لوگ وہاں پر ارد گرد رہتے ہیں ان کی سڑکیں بلاک، مگر ایک امپریشن بھی بن گیا ہے کہ مریم صاحبہ بہت سخت ہوں گی، ایک یہ امپریشن ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتا رہا، ایک منٹ، جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا، جس طرح سے ہمارے ساتھ مین ہینڈلنگ کی جاتی تھی، یا مجھے پورے ان کے احتجاج کے دوران بتا دیں کیا کسی خاتون کے ساتھ ایسی مین ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ کیا کسی کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ کوئی تشدد کیا گیا ہے؟ ان کو گزارش کی ہے، ان کو میں اب پھر سے کہہ رہی ہوں، ہم ان کا رائٹ جو ہے جو قانون اور آئین کے دائرہ کار میں ہے اس کو ہم بالکل نہ صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے میں ہر وقت سڑکیں بند کروں گا؟ میں 1971 کا بھی یاد کراتے ہیں ہمیں، کبھی کہتے ہیں جو ہے وہ یہ اگر ہمارا اب وہ کھویا ہوا مینڈیٹ جو یہ کہتے ہیں، اب ان کی مرضی ہے نا، یہ کھویا ہوا مینڈیٹ کہتے ہیں۔ اب فارم 45 اور 47 جو خود جو ہے ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں، 45 کے اوپر جو 80% نہ کسی کے سائن ہے، نہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، نہ کچھ اس کا ریکارڈ ہے، لیکن وہ مان لیں، وہ کہتے ہیں جی مان لیں۔ اب آپ نے خود لکھ کے دیا سنی اتحاد کاؤنسل نے کہ جی ہم نے تو الیکشن لڑائی نہیں، اب اس کے اوپر ان کو اگر انہیں سیٹس نہیں ملی ہے بس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھا میں گبول صاحب کو بھی شامل کروں، وہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک، اچھا نہیں، مگر وہ تو ان کا اعتراض ہے نا کہ ڈبل ڈاکہ، وہ کہہ رہے ہیں ڈبل ڈاکہ مارا گیا آپ کے اوپر، کیونکہ 23 نشستیں تھی نیشنل اسمبلی میں ان کی۔ تب نہیں کہتے، جب آر ٹی ایس بیٹھتا ہے صرف تب نہیں کہتے، باقی تو وہ ہر وقت کہتے ہیں، وہ ہمیں تو عادت ہوگی وہ سننے کی، آپ بھی ڈال لیں۔ اچھا گبول صاحب، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب یہ اس طرح کا انوائرمنٹ ہے اور تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی، اور وہ آئے گی اور ہر ہفتے آ رہی ہے، یہ دوبارہ یعنی یہ امکانات ہیں کہ بڑھ جائے گی، یہ تحریک بن جائے گی جو کہ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے اس کے بعد رمضان کے؟ دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب نیا پی ٹی آئی میں آئے ہیں، وہ اس وقت کو بھی یاد کریں جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ تحریک وہ اچھی چلاتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، اچھی چلاتے ہیں، صرف جوڈیشل جو تحریک تھا وہ انہوں نے اچھی چلائی تھی، جس میں ان کے سر پہ ڈنڈا لگا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جعلی حکومت ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتہ یہ مینڈیٹ سنی اتحاد کونسل کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے یا آزاد کا ہے، یعنی یہ مینڈیٹ تھا کس کا، اور وہ 2018 میں چلے جائے، 2018 میں واپس چلے جائیں، تو اس وقت جب مینڈیٹ چوری کیا گیا اور پھر آپ لوگوں کو دیا گیا، تو یہ عادت کس نے جو ہے بنائی کہ کندھوں پہ بیٹھ کر آنا، یعنی یہ چیزیں، یہ تاثر، یہ امپریشن کس نے دی کہ 2018 میں ہم کندھوں میں بیٹھ کر آئے ہیں، اب یہ لوگ کندھوں میں بیٹھ کر آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں ہمیں موو فارورڈ آگے جانا ہے،
ये चीज़ें, ये तहरीक, ये रोज़ सड़कें बंद करना, बिल्कुल असमा बुखारी सही कह रही है और मरियम साहब सही कह, देखे स्ट्रिक्टली डील करना पड़ेगा। जमहूरियत का मतलब नहीं है कि आप आम लोगों को तंग करके मोटरवे बंद कर दें। इसकी हिमायत कर रहे हैं कि सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल, देखिए जी, इसकी रीज़न है, तो इसीलिए आप मोहसिन नकवी साहब को यहाँ ला रहे हैं। इसकी रीज़न है, मुझे आप बताएं कि अगर आप मोटरवे को बंद करते हैं तो मोटरवे को बंद करने से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून वाले या वजीर जो हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, आम लोग अफेक्ट नहीं होंगे। आप जो है कल सिंध में तो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ आपकी हुकूमत है। मोटरवे इस्लामाबाद का परसों बंद था, मैं खुद इस्लामाबाद का, अच्छा, ये जो मोटरवे था जी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शहर के अंदर भी चले, आप देखें, यहाँ से मैं गुजर रहा था, ये जो पार्लियामेंट हाउस के सामने जो रोड है, ये एम्बेसी रोड, कुर्सियां लगा के बैठ गए। वो जमात इस्लामी थी, जमात इस्लामी चले आप ही के साथ है ना, जमात इस्लामी ऑपोजिशन ही है सर। जमात इस्लामी का तो ना उसमें डाले, ये भी ठीक है, इसमें वही ऑपोजिशन की बात हो रही है। मैं एक मिसाल, मैं सिर्फ पीटी देखा, अभी तो इस वक्त पीटीआई है नहीं, अभी मेरे भाई है। चले आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही कह रहे हैं, लेकिन उनका भी तो हक है ना। ये मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा जो है, इसके नाम के नीचे लिखा आ रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन। तो अव्वल तो ये फैसला करे कि ये पीटीआई के है या सुन्नी इत्तेहाद के, ये है क्या। अच्छा, ये वैसे नहीं, मैं इसका जवाब भतीजे मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं और आपके वालिद ने 7 डंडे खाए, मैं अपने चाचे का जवाब मुझे तो याद है अभी तक, 7 हमने डंडे खाए। और जब ब्लास्ट हुआ था 18 अक्टूबर के अगले दिन, मोहतरमा बेनजीर शहीद जो आई थी, लियारी आई थी, तो शाह महमूद 7 उनकी गाड़ी में बैठ के आए थे, बिल्कुल लियारी। तो मैं उस शाह महमूद के बेटे से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे, अव्वल तो आप लोग अपनी सिमत बता दें कि आप लोग का जो है वो सुन्नी, पहले आप लोग चले गए MWM, पता नहीं किस नाम से वो जमात है, मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन जो भी, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, फिर आप मांग रहे हैं सीटें, 23 सीटें आप मांग रहे हैं। 23 सीट आप लोगों का हक बनता है। अगर आपके पास उस वक्त निशान होता या कोई पार्टी होती, आजाद को सीट नहीं मिलता है। आप चले गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मगर अब ये मसला तो बढ़ेगा ना गबोल साहब, अब इसको समेटना कैसे? इसके ऊपर एहतजाज करना, 23 सीट के ऊपर एहतजाज करना 5 साल तक, तो आप इसका मतलब हुकूमत चलने नहीं देंगे, तो हुकूमत खामोश तमाशाई बन के तो नहीं बैठे। अच्छा ज़ैन, आप इसका जवाब दे दे दोनों। मैं जरा अपने चाचे के जवाब दूं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जी मैंडेट किसका है। मैंडेट सिर्फ हमारा नहीं है, मैंडेट सबका है। अब नबील भाई का मसला ये है कि ये ताज़े PDM 2.0 के में शरीक हुए, इसलिए ये बात नहीं कर सकते। दिल का हाल इनसे पूछें तो ये भी मानते हैं कि कराची के अंदर इनका मैंडेट चुराया है। ये खुद कहते हैं कि जो MQM को मैंडेट मिला है वो कोई खलाई मखलूक से मिला होगा, उनका खुद ये मैंडेट नहीं था। MQM खुद परेशान है, इतनी सीटें कहाँ से मिल गई, तो ये उनका मैंडेट है। आप जब आप KPK में मौलाना से पूछेंगे तो मौलाना ये बात करेंगे। MQM कहती है पिछले इलेक्शन में उनका मैंडेट भी चोरी हुआ था। ठीक हो गया ना, मैं पिछले इलेक्शन में तो जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर पहले गलत हुआ था, 2 wrongs don't make a right, अगर पहले गलत हुआ पिछले में क्यों नहीं जाते आप लोग? मतलब पिछले हम करें तो कैरेक्टर डील है। नहीं, आप खुद कह रहे हैं आगे चलो, एक बात करें, एक तो कहते हैं मूव आगे चल, फिर पीछे चले जाते हैं। दूसरी बात, हम कोई भीख नहीं मांग रहे सीटों की। जो 23 रिजर्व सीटें हैं वो हमारा जमहूरी हक है, पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को। अच्छा, इसके जवाब में ब्रेक के बाद ले लूं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो हिकमत अमली थी, आई एम श्योर कि अगर कुरैशी साहब बाहर होते, खान साहब बाहर होते तो शायद वो बेहतर हो जाती। मुझे फिर आपने 2 मिनट देने ताकि बिल्कुल, मैं ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आऊंगी, फिर वहीं से हम डेट का आगाज दोबारा करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आके ये बात जरूर करेंगे कि इस माहौल के अंदर अब जब सख्ती बढ़ेगी तो तहरीक इंसाफ को क्या क्या कुछ और खोना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैन साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात जो गबोल साहब ने की, और दूसरा क्या मोहसिन नकवी साहब के आने से सख्ती बढ़ेगी? एक असद कैसर साहब ने ये कहा, हम नहीं मानते। मैं जी पहले जो अर्ज कर रहा था, मैंडेट की बात हो रही थी। मैंडेट सबका चुराया हुआ है। अब कुछ बेचारे बोल सकते हैं, कुछ बेचारे मजबूरन बोल नहीं सकते। मैंडेट इनका भी चुराया हुआ है। ये भी दिल में अगर अपने दिल का हाल पूछे तो ये भी आपको बताएंगे कि मैंडेट इनका। ये आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। और जितना क्योंकि मेरा नबील गबोल साहब के साथ ताल्लुक इस किस्म का है, जितना इनका मैंडेट चुराया हुआ है, जो इनके शहर में हुआ है, जो लियारी में और इनके साथ हुआ है, वो तो खैर जो कराची में हुआ सबको ज़बान ज़दे आम है वो बात। सीटों की बात हो रही थी, जो 23 हमारी सीटें हैं, वो 23 सीटें हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है।
8 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर एक आग का दरिया अबूर करके जूती के निशान और बैंगन के निशान पे जैसे जिन्होंने वोट डाल के हमें यहाँ पे कामयाब किया है, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए की वजह से हमें सीटें मिलनी चाहिए थी। अब अगर ये कहा जाता ना, मतलब कि यहाँ पर तो ज्यादा दर जाती हो रही है, अगर हमें ये कहा जाता ना कि आप SIC में है, टेक्निकल और लीगल मैं उस पे आ रहा हूँ, अगर हमें ये कहा जाता ना कि आपको ये सीटें नहीं मिलेंगी तो भी हम शायद तस्लीम कर लेते, लेकिन हमें ना देना और फिर उन सीटों का बंदर बांट एग्जिस्टिंग पार्टियों में कर देना, ये किस कानून के तहत किया जा रहा है? अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जवाब अज़मा से ले लेते हैं। बिल्कुल इनको देना चाहिए। दूसरी बात मैं जो आपसे कह रहा था कि हमारा ये हक बनता था ये सीटें लेना, तो हम किसी से ये मांग नहीं रहे हैं, ये हमें असूलन तौर पे मिलनी चाहिए। और अब आप तहरीक चलाएंगे इसके बाद? तहरीक तो हमारी अभी भी चल रही है कि हमारा जो खोया हुआ मैंडेट है हमने उसकी आवाज बुलंद करनी है। अच्छा। अगर हमें सड़क पे आके करना पड़े हम वो भी करेंगे। पहली तरजीह हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी है, लेकिन आप खुद देखें ना, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म के फैसले कर रहा है तो इंसान का ईमान डगमगा जाता है ना। अब ये 23 सीटों के ऊपर जो फैसला किया है ये किस कानून के तहत किया है? अज़मा बीबी से पूछ। अच्छा अज़मा, ये क्या एक तो क्या सख्ती बढ़ेगी तहरीक, जैसे खोसा साहब कह रहे हैं इलेक्शन इसके रमजान के बाद वो तहरीक चलाएंगे, और फिर ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला है इसके ऊपर भी थोड़ा सा जवाब दे दे, लेकिन किस हद तक सख्ती बढ़ सकती है? नहीं, ऐसा कोई सख्ती बढ़ने वाली बात नहीं है, ये इनके अपने खौफ है, खुद ही कही जा रहे हैं सख्ती बढ़ेगी, खुद ही कही जा रहे हैं ये होने वाला है, खुद ही कही जा रहे हैं, हम नहीं मानते। हमने तो ऐसी कोई बात ना, हमारा कोई एजेंडा है ना, हम इमरान खान है जिसको जो है दूसरों को तकलीफ अजियत देकर खुशी होती हो, हम ऐसे सैडिस्ट लोग नहीं हैं। मैंने तो पहले भी गुजारिश की है, मैं अब भी कह रही हूँ कि ये अपना बिल्कुल राइट इस्तेमाल करें, दूसरों के राइट्स को इफेक्ट किए बगैर, तो इनको प्रॉपर तौर पर सिक्योरिटी भी दी जाएगी, इनको पूरा फैसिलिटेट भी करेंगे। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैंने पूरी सड़कें बंद करनी है और मैंने सिर्फ 20-25 लोग लेके सड़क पे बैठ जाने हैं और हजारों लोगों को मैंने तकलीफ देनी है, तो ये नहीं होगा। ये कोई भी हुकूमत नहीं होने देती, ना होने देना चाहिए। तो उसके लिए आपको निगोशिएट करना पड़ेगा ना, आपको उनसे अज़मा आपको उनसे पूछना पड़ेगा ना कि ठीक है ये जगह मुकर्रर कर देते हैं, यहाँ पे आके आप प्रोटेस्ट कर लें। क्या आप उनसे राब्ता करेंगे? इजाजत दें एक बात ऐड करने की। देखिए वज़ीर इत्तलात साहिबा जो है, अज़मा भी अगर मुझे इजाजत दें सिर्फ ऐड की बात सुन ले, फिर मैं आपसे जवाब दे लेती हूँ। हाँ देखिए, इनके कॉल और फेल में फर्क है। अच्छा, वो आप ही से ऐड कर रहे हैं। मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ, कॉल और फेल में फर्क है। ये कह रहे हैं कि जी ये जगह का तयन कर लें तो हम इनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने देंगे, हालांकि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मैंने आपको अभी बताया कि सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किस कानून के तहत अरेस्ट कर रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं टू प्ले बाय द रूल्स, तो इनके ऊपर रूल नहीं लागू होता। अज़मा जी, योर टर्न। मुझे अब इजाजत है कि मैं कंप्लीट कर लूं जी। मुझे ये बता दें कि मुझसे आप बार बार कानून पूछ रहे हैं, मुझे वो रूल बता दें जिसके तहत एक इश्तिहारी, एक जो है वो 9 मई के उसमें दहशतगर्द जो मतलूब है वो इलेक्शन लड़ किस कानून के तहत सकता है, ये बता दें मुझे। लेकिन आप माशाल्लाह लाडले हैं, आप लोगों को अभी भी जो है वो खूब छुट्टी मिलती है, कोई बात नहीं। क्या है, क्या ज्यादा से ज्यादा बगावत कराने की कोशिश की थी ना 9 मई को, और ज्यादा से ज्यादा क्या किया था? आग लगाई थी कोर कमांडर हाउस में, जहाज जलाए थे, शोधा के मुजस्मे गिराए थे। ज्यादा से ज्यादा जो अब भी उनको मोटरवे बंद करने का शौक है, मोटरवे पे घुसते हैं, सबसे पहले जाके हमने मोटरवे बंद करनी। क्यों बंद करनी है जी, किस चक्कर में? ये कौन से कानून में लिखा है? आपको किसने इजाजत दिया कि आप मोटरवेज बंद करें? और मोटरवेज को आग लगाना तो आपको पता है एक पसंदीदा मशगला है इनका, तो ये किसी भी चीज को आग लगा सकते हैं। तो ये सॉरी, ये मुल्क जो है हमें आगे लेके जाना है, हमें इस मुल्क को बनाना है, इसको उजाड़ने और आग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बड़ा कैटेगोरिकली मैं तो उसके लिए आप उनसे बात तो कर सकते हैं ना, आप उनसे अज़मा, आप उनको जैसे कल खोसा साहब थे, अकरम राजा साहब थे, क्या होता अगर आप ही से बात कर लेती, उनसे मिल लेती और कहती कि ये आप पैरामीटर्स है तय कर ले। दूसरी बात मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर अज़मा बीबी इजाजत दें, कानून में वाज़े तौर पे लिखा है, अज़मा बीबी कानून में वाज़े तौर पे लिखा है कि जब तक इंसान, जवाब सुन ले फिर मैं वापस ताकि उसका जवाब दे देना वो। प्लीज जहन हम बारी बारी बात करते हैं, आप अपनी अपनी बारी पे प्लीज बात कर लेना। जो आपने बात की थी मैंने खामोशी से सुनी थी जी। मेरी गुजारिश है, क्या लतीफ खुसा साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को मैंने कानून पढ़ाना है? मैंने उनको बताना है कि सड़कें बंद नहीं करनी, मैंने उनको बताना है कि आप जो है वो इस तरह से कानून को हाथ में ना ले और बस मैं 20-25 लेके बंदे मैं सड़क पे बैठूंगा और मैंने सड़क बंद कर देनी है। ये मुझे तो उनको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक मैं इलेक्शन कमीशन की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन उनका जो फैसला है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। 26 फरवरी
جب یہ سارے جو آزاد پنچھی ہیں یہ جا کر سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر چکے تھے، اس دن سنی اتحاد کونسل کا یہ لیٹر لکھنا کہ جی ہم نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں، اور بائی دا وے جو سنی اتحاد کونسل کا سمبل ہے گھوڑا، اس کے اوپر الیکشن نہیں لڑا حامد رضا صاحب نے، اپنے الیکشن سمبل پہ وہ معصوم الیکشن نہیں لڑے. پھر کون سی پارٹی جس پارٹی کے الیکشن سمبل پہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا، کوئی پارلیمنٹری پارٹی کی ریزیسٹ نہیں کرتی، آپ اعتراف نہیں دیتے ہیں. چلے اب میں گبول صاحب سے پہلے اچھا چلے گبول صاحب 2 منٹ جی پہلی بات تو یہ قانون کی بات کر رہی ہیں، قانون میں واضح طور پہ لکھا ہے جب تک کوئی بندہ کنوکٹ نہیں ہوتا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. دوسری بات ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو اسکروٹنی کے لیے پیش کرتا ہے، جب اس کی اسکروٹنی کلیئر ہوتی ہے تو وہ جا کے اپنے کاغذات جمع کراتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے نا. تو اسکروٹنی کا پروسیس ہم تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو حکومت کر رہی تھی. تو یہ قانون ہے، یہ بتائیں. اچھا ازما بی بی میری باری ہے. دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ کس قانون کے تحت سٹنگ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اریسٹ کر رہی ہیں. انہوں نے جو بات کی ہے نا یہ دیکھیں پروپیگنڈا کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل نے لیٹر لکھا. مجھے کلیئر کرنے دیں بات کو. سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا کہ آپ نے اپنا 5% کا ویمن سیٹ کا کوٹا پورا نہیں کیا، جس پہ ایس آئی سی نے کہا کہ کیونکہ ہم نے کوئی کینڈیڈیٹ سی فیلڈ نہیں کیے تو ہمارے اوپر 5% کا ویمن سیٹ کا کوٹا لاگو نہیں ہوتا. نہیں میرے خیال ہے اس میں ویمن سیٹس کے حوالے سے تھا جو نہیں وہ جنرل سیٹس دیکھیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی. سر ایک بات تھی نا کہ اس میں پارلیمنٹری کمیٹی کے طور پہ بھی یعنی پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ بھی وہ نہیں ہے. اب میں اسی پہ آ جاتا ہوں نا، صرف ایک منٹ دے دیں، اسی پہ آ جاتے ہیں. پہلی بات تو وہ 5% جنرل سیٹس کے ویمن کوٹے کی بات تھی. دوسری بات اس کا بھی پریسیڈنس موجود ہے. 2018 کے اندر بی اے پی نے کوئی لسٹ نہیں جمع کرائی تھی، جب ان کے بندے ایڈ ہو گئے تو ان کو سیٹ مل گئی. تو اگر آپ خود یہ کہہ کے تھک نہیں رہے کہ ہم ایس آئی سی ہیں الیکشن کمیشن کا ہے سر، تو ٹھیک ہو گیا نا. ہم نے اس کو اسی لیے ہم نے چیلنج کیا. ٹھیک ہے اچھا میں جواب دینے پہ آپ کے پاس آؤں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 84 ممبر ایس آئی سی کے اندر بیٹھے ہیں تو ان 84 ممبرز کے اگینسٹ پر آپ کو ایس آئی سی کو اسی طریقے سے ریزرو سیٹس دینی چاہیے جیسے آپ نے بی اے پی کو 2018 میں دی. ازما آپ کچھ کہہ رہی تھی پھر میں بڑھوں آگے گبول صاحب کی طرف. جی شکریہ چین کا بہت بہت شکریہ یہ اعتراف کرنے کے لیے کہ جو خط آپ نے لکھا اس کے اندر آپ نے لکھا کہ ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں. گو آپ نے وہ 5% کے اوپر ہی لکھا لیکن باقاعدہ آپ نے اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں. تو زین جو پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہی جس کا اپنا لیڈر اپنے پارٹی سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا، اٹ مینس کہ اس کی پارلیمنٹری پارٹی ہے ہی نہیں، اور جو پارلیمنٹری پارٹی ہاؤس میں ہوگی قانون کے تحت اس کو ریزرو سیٹس نہیں. اچھا میں گبول صاحب سے بات کر لوں، وہ کافی دیر سے سوال کرتے ہیں مجھے جواب دینا پڑتا ہے مجبوراً. آپ نے پھر انہی کو جواب دینا ہے، آپ نے ان کو بھی جواب دینا ہے. اصل جو سر یہ حکومت چلے گی سب سے بڑا سوال ہے. اصل ملک کی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ جتنا ٹینس ماحول ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی میں کہوں گا ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، یہ جو اس وقت صورتحال ہے نا ماحول، ان کو کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ ملک اس وقت کس پوزیشن میں ہے، کتنا بڑا اکنامیکل کرائسس ہے، اور آپس میں سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے، اور پریزیڈنٹ زرداری ایک اہم رول ادا کریں گے. اس میں پریزیڈنٹ زرداری کی یہ خواہش ہے کیسے کریں گے وہ اگر خان صاحب نہیں گبول صاحب بیٹھتے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھنا. خان صاحب اس وقت تو وہ جو ہے نا فیس کر رہے ہیں کورٹس کو، جو کورٹ فیصلہ کرے گا اس کے بیچ میں نہیں بول سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ایسا شخصیت کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو پتا ہے مفاہمت کا بادشاہ کیوں آصف علی زرداری کو کہتے ہیں. بالکل ہے. آج وہ صدر پاکستان ہے، وہ صدر عارف علوی نہیں ہے کہ جو پارٹی بنے، وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہے جنہوں نے پہلے بھی اپنے 2008 کے دور میں بھی انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کر کے انہوں نے ملک کو چلایا ہے، اس وقت بھی اور ابھی بھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ملک کو چلانے میں اہم کردار ادا کریں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب بات نہیں بھی کریں گے تو بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ظاہر ہے، شاہ محمود قریشی صاحب دوسرے نمبر پہ ہیں، سینئر وہ بھی جیل میں ہیں، تو پھر بھی بات چیت چلے گی. صرف عمران خان نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت شاہ محمود قریشی سین ایلیمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر. شاہ محمود ہو گیا، آپ کے دوسرے جتنے لوگ چودھری پرویز الہی ہو گیا، آپ ان کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. اور عمران خان کو جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے، نالج ہے کہ وہ جو اس وقت کا آج کا جو عمران خان ہے، آج سے جو 6 مہینہ پہلے والا عمران خان نہیں ہے. وہ بھی آخر یہ اس کو سوچنا پڑے گا ملک کی خاطر. جو یہ آپ اپنی پرانی دوستی کی وجہ سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری دوستی 2002 سے جب ہم میں نے ساتھ تھے، میری دوستی تھی. میں کسی کے ساتھ سیاست میں ذاتیت پہ نہیں آتا ہوں، نہ کبھی نفرت کے ذرا. یہ میں نے بتایا نا، میرا بھتیجا ہے،
वो मेरी पार्टी की, हम तीनों पीपल्स पार्टी वाले हैं। अगर देखा जाए आपके शो में हम तीनों पीपल्स पार्टी वाले हैं। आज रास्ते जुदा हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शाह महमूद के खिलाफ कोई बात करूं या मैं अस्मा के खिलाफ कोई बात करूं। मैं हमारी सोच ये पीपल्स पार्टी की कि सबको जो है ना साथ लेके चलना मुल्क के लिए। अच्छा, ये अब ये बड़ा इम्तिहान है, मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगी। मेरी बारी पर हमेशा ब्रेक ना आपको सबसे ज्यादा वक्त हम दे रहे हैं क्योंकि ये दो है। बिल्कुल बनता है, इसलिए हम आपको दोबारा भी देंगे। अभी प्रोग्राम चल रहा है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और मोहसिन नकवी साहब से क्या खतरा है, ये सवाल मैंने बार बार पूछा है, दोबारा भी पूछना है। और क्या ये हुकूमत चलेगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद जैन साहब आप बात कर रहे थे कि एक तो जो भी सूरत हाल है इसके अंदर आपने बहरहाल आगे बढ़ना है। वे फॉरवर्ड तो यही है कि बातचीत करें। अगर जरदारी साहब कहते हैं PTI को कि बातचीत करें, तो आप बातचीत करेंगे? देखें, असद कैसर साहब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं। उन्होंने इब्तदाई सेशन में अपनी तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको एक नए रूप में नज़र आएगी। हम एक कॉम्पिटेंट और क्रेडिबल अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का पहिया आगे चले। पाकिस्तान को बहुत संगीन माशी और उन्होंने ही मोहसिन नकवी साहब पे भी तहफ़्फ़ुज़ात किए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि क्या उसमें हमारी कुछ शराइत है। हम मफाहमती प्रोसेस को आगे चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कहानी आगे चले, लेकिन हमारे 2-3 मुतालबे हैं। पहला मुतालबा, हमारा मैंडेट जो चुराया है वो बहाल होना चाहिए। उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। इनको तो हमें ये सबक सिखाते थे कि जी हुकूमत को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो उसमें जो 4 हल्कों की बात हो रही है वो दुरुस्त है कि 4 हल्के खोले जाए, जैसे मियाँ साहब का हल्का 4 हल्के अगर आप खोल देंगे तो आसानी हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 47 और 45 वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी। दूसरी बात उसमें यह है कि हमारे असीरान जो पाबंद सिलासिल हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी प्राइम मिनिस्टर बनने में इसका जिक्र किया कि जो 9 मई के केसेस में लोग गलत मुलव्वस हुए हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। आज आप देखें 10 माह गुजर गए हैं। हम 10 माह से अपनी पेशियां अटेंड कर रहे हैं। तो अगर किसी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है तो मेहरबानी करें, उनको रिहा करें। ये हो गई दूसरी शर्त आपकी। तीसरी शर्त है कि हमारी लीडरशिप को रिहा करें और हमारा सिंबल बहाल करें ताकि हम तहरीक इंसाफ की सीटों पे आके वापस बैठे। तो किसी भी मफाहमती प्रोसेस के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसेजेस होते हैं, CBMs होते हैं। हुकूमत का काम होता है कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाए और हम उनको हाफ वे मीट करेंगे, लेकिन हमें भी तो कोई गुडविल जेस्चर। अच्छा, आप गबोल साहब अब इसमें कैसे होगी बात? जैसे वो 3 शर्तें हैं उनकी, उन्होंने कहा है सारे असीरान को रिहा किया जाए, खान साहब को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाए। कैसे इस पे फिर बात? मुकदमात तो कैसे खत्म, मतलब आप ये तो कोर्ट मैटर है। ये कोर्ट मैटर में अगर मैं बोलूँ नहीं जी रिहा कर दें सबको, अच्छा हम ये नहीं कहते। बिल्कुल कोर्ट मैटर है, कोर्ट में होना चाहिए। हुकूमत क्या करती रही है, कोर्ट से हमारे लोगों को रिहाई मिलती रही है, बेलें मिलती रही हैं। हमारा बंदा जेल से बाहर नहीं निकलता था, उसके ऊपर 4 नए पर्चे करके, वो तो हुकूमत का काम है। अब कम से कम अगर मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर आ रहे हैं तो उनसे हम ये तो तवक्को कर सकते हैं ना कि अगर प्रोसेस के थ्रू वो आए, अगर अदालती सिस्टम के थ्रू वो आए, किसी को बेल मिले तो उसके ऊपर 4 नए मुकदमे करके उसको फिर अंदर डाल दिया जाएगा। ये बातचीत हो सकती है ना, बैठने के लिए तो तैयार हो जाए। वो कह रहे पहले ये करें ना, हम भी तैयार हैं बैठने के लिए। आप ये बातें टेबल पे आकर करें, बैठे हमारे साथ। ये जो आप लोगों के डिमांड्स हैं टीवी के लिए तो नहीं होना चाहिए ना। हम आके हाउस पे नहीं है ये डिमांड। फ्लोर ऑफ द हाउस में आप लोग तो देखो ना, आप सेन एलिमेंट। अगर आपने जरदारी साहब की बात सुनी हो तो वो मिसाके मईशत के लिए भी कह रहे हैं और मुफाहमत के लिए भी कि एक कमेटी बना दी जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी। मैं भी यही कह रहा हूँ ना, पार्लियामानी कमेटी बनाए, ये जो बातें कर रहे हैं उसमें आकर बैठ के ये बातें करें। अब बात ये है कि ये असेंबली में बात नहीं करते हैं। अब इनको जो है ज़ाहिर गुस्सा है, अब वो गुस्सा है, वो आके स्पीकर के डाइस पे खड़े होकर जो है हाउस को चलने नहीं देते हैं, शोर शराबा करते, गालियां तक देते हैं। आप मुझे बताएं, ऐसे हालात में आप गालियां भी दे रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कि अगले जो है खामोश रहेगा? आप लोगों को खुद अपने अंदर भी जो है ना, अभी तो आप लोगों के बाद नए लोग आए, मगर साहब आप लोग भी तो काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। आज भी प्रेसिडेंट साहब को कहा है, और इसमें मैं की बात में ऐड करूं सर, नहीं आप नहीं बनेंगे। मैं सिर्फ इस पे जवाब ले लूं, आप काबीना का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। फिलहाल हम नहीं बन रहे। अच्छा, हम इसलिए नहीं, फिलहाल, लेकिन आगे जाके बनेंगे। देखे ना, मुझे आगे का नहीं पता। पार्टी ने जो फैसला किया है वो यही किया कि हम नहीं बनेंगे। मैं आज और कल की बात करूंगा, आगे आने वाले दिनों का तो मुझे ये भी नहीं पता है कि इमरान खान भी बाहर आएगा या नहीं आएगा,
پرویز الہی بھی اندر آئے گا نہیں آئے گا, یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی, یہ بھی بتا. یہ میں نے ازما سے 2002 سے 5 سال پوری کر رہی ہے جتنی بھی اسمبلیز ہیں, اور انشاءاللہ یہ اسمبلی تو پوری کر سکتی ہے, لیکن سر حکومت کر سکتی ہے. یہ تو اسمبلی کے اوپر کوشچن مارک ہے نا ان کا, کہ فارم 47 فارم 45 پہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت چلے گی؟ ایک بات. دوسرا, آپ نے تینوں مطالبے سنے ہیں. زین قریشی صاحب ایک معتبر MNA ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مطالبات تسلیم کیے جا سکتے ہیں, میز پہ بیٹھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو حکومت کیوں نہیں چلے گی. سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ فساد سے, یہ ان کے ہر وقت جو ہے وہ گالی دینے سے, سڑکوں پہ آنے سے جو ہے وہ حکومت اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی یا نہیں چلے گی. ایسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسمبلی جو ہے وہ جو اسمبلی عمران خان کے ہاتھ میں تھی وہ ٹوٹی. اس میں لوگوں کے مینڈیٹ کا جو ہے وہ وائلیشن بھی ہوئی, اسمبلیوں کو بھی توڑا گیا, حکومتوں کو بھی توڑا گیا. لیکن پاکستان کا جمہوری جو سسٹم ہے اس کے اندر 5 سال کی ایک ٹرم ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ پورا کرے گی. آ جاتے ہیں ان کے سوال کی طرف. ذہن اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن چلیں ان کو میرا خیال ہے کسی نے جو بھی افضل مروت جیسے جب ان کے لیڈر ہوں گے تو پھر اسی طرح کے مطالبے آئیں گے نا, ہمارے بندوں کو چھوڑ دیں. بندہ پوچھے وہ پارلیمنٹ نے چھوڑنے, ہمارے جو ہے وہ ان کو رہا کر دیں, وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. یہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, اور کئی تو 3 تو خیر ان کے اوپر سزائیں عمران خان کے اوپر تو آلریڈی ہو چکی ہیں. تو ان کو تو کوئی عدالت ہی چھوڑ سکتی ہے. اچھا, یہ ایک گبول صاحب مثال دینا چاہ رہے ہیں. ازما ایک سیکنڈ کے لیے, کیونکہ ایک بات اور بھی ایڈ کر لیں جس کا آپ نے جواب دینا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو پھر رہا ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک اور مقدمہ ہو جاتا ہے, جیسے قریشی صاحب کے ساتھ بھی ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ. یہ گبول صاحب کی بات سننے پھر جواب دیکھیں نا. ہماری جو گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں, ابھی پنجاب اسمبلی میں یہ خود اسما بخار جو ہے بتائے گی, ایک MP ہے, ان کا MP ہے, وہ جا کر PML نون کے MP سے گلے ملا, اور وہ شکایت کسی نے جا کے جیل میں کر دی لیڈرشپ کو, اور اس نے کہا آئندہ خبردار کوئی بھی جو ہے اپوزیشن کے MP یا MNA کے ساتھ گلے ملا, اس کو میں آئندہ ٹکٹ گلے نہیں, ہاتھ بھی نہ مل جاتا ہوا. یہ بھی یہ سوچ دیکھیں, یہ سوچ دیکھیں. اب یہ میرا اس کے تعلقات ایسے ہیں, مجھے اسمبلی میں ملے گا, کیا مجھ سے ہاتھ نہیں ملائے گا, کیا مجھ سے گلے نہیں ملے گا. اس نے مجھ سے گلے ملا لیا, لیڈرشپ کو جیل میں پتہ چل گیا, اس کی کلاس لی جائے گی. تو یہ غلط چیز ہے, ایسی بات ایسا ہوا ہے. میں تو ابھی آپ کو گلے ملا ہوں, میں اس میں ذرا ایڈ کر لوں. اچھا, پھر جواب ہم ان سے اس کا جواب بھی لے لیں گے. ہم کان کو یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں, کہانی ہماری گھوم پھر کے وہیں پہ آ رہی ہے. موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو میں پوری قوم کو رمضان کی مبارک بھی دینا چاہتا ہوں. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ بھی کوئی رحمت کے پرنالے کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں, یہ بھی کوئی تھوڑا سا نرمی کر لے. ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے. یہاں پہ تو بالکل ہی الٹی گلکا بہ رہی ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا. پوائنٹ یہ ہے, ہر کسی کے اپنے اپنے شیطان ہیں, ویسے کیا کریں. میری طرف سے سارے شیطان بند کر دیں, لیکن شیطان تو بند کریں, ہر طرف کے شیطانوں کو بند کریں جو اسمبلی میں سگریٹ پی رہے ہیں. مجھے پتا ہے یار, دیکھیں میں آپ گالیاں دو, یہ کوئی طریقہ ہے. دیکھیں میں اب اس پہ آنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ نبیل بھائی نے 2 دفعہ یہ بات کر دی ہے. یہ ایک نیریٹو بن گیا, فالس نیریٹو تحریک انصاف کے خلاف, کہ جی گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. میں نے خود سنا, میں عرض کروں نا جی, حقیقت یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بلائی. ہم نے سب کو کہا کہ یار ہم نے تنقید برائے اصلاح کرنی ہے, تنقید برائے تنقید نہیں کرنی. اور آپ نے دیکھا جس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی ہے, بڑے اچھے ماحول میں ہم نے ان کی تقریر سنی. جمشید دستی صاحب بولتے رہے پیچھے سے, اور کیا کیا جملے وہ پوری بات تو سنیں. بہت اچھے ماحول میں ہم نے ان کی تقریر سنی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک نازیبہ الفاظ استعمال کیا جس کا انہوں نے خود اعتراف کیا اور معافی مانگی. جیسے ہی انہوں نے وہ کیا, انہوں نے کارٹون کا لفظ استعمال کیا, پھر وہ حذف ہو گیا. انہوں نے ہو دا ہیلا یو کا لفظ استعمال کیا, اور وہ جو ہدف وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا, اور اس کے فوراً بعد ماحول پھر ٹھیک ہو گیا. تو میں واپس آتی ہوں, انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ کھانا کھانے چلی جائیں گی. آخری بات کر رہا ہوں, ہم ایک کریڈیبل اور مثبت اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے, ہم نے اپنی انٹینٹ شو کی ہے. اب اور کوئی بات نہ سی تو رمضان کے مہینے کی وسادت سے ہی کوئی یہ اپنے دل میں نرمی پیدا کر لیں, کیونکہ اگر ہم, میں آخری بات کر رہا ہوں, اگر ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اگر ہم واقعی سیریس ہیں کہ ہم نے اس ملک کے مسائل سے دو چار ہونا ہے, تو پھر ہمیں حکومت کو بھی اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ رکھنا پڑے گا. اب آپ جواب دیجئے.
शुक्र है, मेरी भी याद आ गई आपको। मेरी तो सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ज़ैन जितनी अच्छी अच्छी बातें बैठ के कर रहा है ना, काश इसकी पार्टी इतनी अच्छी होती। यही वही असद कैसर साहब हैं जिन्होंने इस मुल्क में बगावत हो जाने की जो है वो धमकी दी है, और उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि बगावत हो जाएगी मुल्क के अंदर। जिन लोगों के माइंडसेट ये है ना, उनके साथ कौन करेगा बात, बताइए? जो हर वक्त इस मुल्क में डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, उनके साथ कौन बात करेगा? और काश ये अच्छा होता, ये इया का नाबुदो पढ़ते हैं, आगे अहद सिरातुल मुस्तकीम भी पढ़ लेते, तो शायद अल्लाह पाक इनको जो है वो कोई सीधा रास्ता दिखा देते। आधी पढ़ी वो जो है उसके ऊपर भी अमल पूरा नहीं कर सके। सो ये जो है ना, इनका किसी के साथ बैठने का, ये सिर्फ किसी एक से बात करना चाहते हैं, और वो आपको पता है कौन है। सियासी लोगों से पीपल्स पार्टी तो बेचारी इलेक्शन के बाद भी इनको उड़ीकती रही कि आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। ये तब भी पहाड़ पे चढ़े हुए थे, जब भी ऑपोजिशन में थे ये तब भी पहाड़ पे थे, जब हुकूमत में तब तो खैर बहुत ही बड़े पहाड़ पे। इनको किनका इंतजार है और जिनका इनको इंतजार है, क्या वो राजी हैं? ये बता दे, जिनका इनको इंतजार है वो राजी हो जाएंगे? पता होगा और उनको पता होगा। बहरहाल जो है ये इंतजार उन्हीं का कर रहे हैं कि वो मुझसे, वो कहते हैं इमरान खान भी मुझसे कोई बात नहीं करता, वो एनआरओ ढूंढ रहे हैं, उनको कोई एनआरओ दे नहीं रहा, क्योंकि जो उन्होंने माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर जो कुछ कर लिया है ना, अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी उसने मार ली है, अब उसको मुझे नहीं पता इनका जो है वो रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में इतनी दहशत करने वाले को छोड़ दिया जाए। फिर ये सबके लिए रबील गबोल साहब ने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी। अच्छा अस्मा, एक आखिरी जुमला रह गया इधर से जो आपने बात मुकम्मल की, शुक्रिया, लेकिन किस का इंतजार है इनको? ये तड़ियां हमें देते हैं असेंबली में। नवंबर 2024 को वो कह रहे हैं इलेक्शन होने जा रहा है और हमारा दोस्त आने वाला है। अच्छा, और उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, हमारा दोस्त आने वाला है, यानी ट्रंप की बात कर रहे हैं आप कि वो आने वाला है। देते हैं हमें किसी का इंतजार नहीं है, हम किसी की राह नहीं देख रहे। हमें यकीन है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, उसके दिए हुए वोट के ऊपर, उसके दिए हुए मैंडेट के ऊपर। अभी भी हम उनके जोर पे आए हैं और इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी हम 2/3 अक्सरियत की बनाएंगे इसी पाकिस्तान के अवाम के वोट के। जी अज़मा, इन्होंने जो 9 मई का बयानिया बनाया था उसकी धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को लाखों की तादाद में वोट देके। जी अज़मा, लास्ट आपका। जी, कोई घर में भी बोलने नहीं दे रहा, उसमें भी बोलने नहीं दे रहा, उसने सारा आज ही बोल देना है, हमें बात करने नहीं देनी। कि मेरी सीधी गुजारिश ये है कि इमरान खान के खुद अपने कम से कम लीडर को तो डिसोन ना करो ना ज़ैन। वो खुद कहते हैं सहाफियों से बात करते हुए, एस्टैब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं करती, मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, मैं सबका इंतजार कर रहा हूँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता। अच्छा चले, मगर कहीं ना, बहुत शुक्रिया। ये रिपोर्ट हुआ था असल में, इसलिए वो कह रही हैं रिपोर्ट हुआ था ये, लेकिन हो सके ऐसा ना भी हो, लेकिन जो मामलात हैं उसमें तो इंतज़ार तो है बहरहाल, और हमें इंतज़ार है कि पाकिस्तान को आगे चलना है, और पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एक बड़ी सियासी जमात है, उनके पास मैंडेट है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, बिल्कुल उनके साथ बैठना पड़ेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।